नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं द जेनजी रिपोर्टर। आज की कहानी सिर्फ नेपाल या अमेरिका की नहीं, ये सत्ता की लालसा और पॉलिटिकल जुगाड़ की दास्तां है। एक तरफ नेपाल में 73 साल के केपी शर्मा ओली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस शख्स गोल्फ कोर्स पर ट्रंप से 10 मिनट मिलकर मोदी ट्रंप की दोस्ती वापस लौटा देता है। क्या यही है 21वीं सदी की पॉलिटिक्स? कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, सोशल मीडिया को बैन करो और डिप्लोमेसी के लिए गोल्फ खेलो। बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में एज लिमिट के फर्जीपन और प्राइवेट रिलेशनशिप की डिप्लोमेटिक पावर। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 जेनजी के प्रोटेस्ट के एक दिन पहले केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी CPNUML के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा दिया। पहले क्या रूल था? 70 साल के बाद कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी पोस्ट पर भी नहीं रहेगा। ओली ने क्या किया? रूल ही बदल दिया, खुद को छूट दे दी। नेपाल में 3 ही नाम बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। केपी शर्मा ओली 73 साल 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने। शेर बहादुर देउबा 80 साल 5 बार प्राइम मिनिस्टर बने। पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। युवाओं के लिए क्या रूल था? स्टूडेंट यूनियन में 32 साल बाद आउट, जूनियर विंग या यूथ विंग में 40 साल बाद आउट। नेताओं के लिए हम तो जिंदगी भर चलाएंगे। ओली ने क्या क्या किया? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या घटा दी, पार्टी मेंबरशिप के लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी की, पार्टी के इलेक्शन सिंबल का रंग भी बदल दिया, व्हाइट से गोल्डन कर दिया गया। एक्स प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को पॉलिटिक्स में कमबैक से रोकने के लिए रूल बनाया। जनता की रिएक्शन, ये आदमी कब तक पावर में रहेगा भाई? 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक झटके में बैन कर दिया गया। सरकार का बहाना फेक अकाउंट्स और हेट स्पीच को कंट्रोल करना है। असली वजह नेपो किड्स कैंपेन चल रहा था। नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपोज हो रही थी। सोशल मीडिया बैन से सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक नहीं हुआ, हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए जो सोशल मीडिया से धंधा चलाते थे। 6 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर की कार ने 11 साल की लड़की को टक्कर मारी। ड्राइवर अरेस्ट हुआ, अगले दिन ही छूट गया। ओली ने इसको एक मामूली घटना बताया। 8 सितंबर को बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 9 सितंबर को 19 युवा मारे गए। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया और पार्लियामेंट जला दिया गया। भ्रष्टाचार का जाल ये है कि सिस्टम को कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए, पॉलिसी मेकिंग पर रोक लगाया जाए। कैबिनेट जो भी डिसीजन ले उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। एंटी करप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अपने लॉयल ऑफिसर्स बिठाए। बड़ी मछलियां कभी नहीं पकड़ी गई। एग्जाम्पल्स जैसे कि ओली ने टी गार्डन्स को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। देउबा पर एयरलाइन डील्स में कमीशन के आरोप। प्रचंड ने माओवादी गुरिल्लाओं को मिलके पीस प्रोसेस फंड्स का गबन। देउबा की वाइफ फेक भूटान सिटीजनशिप का स्कैम। नेपालीज को रेफ्यूजी बना के अमेरिका भेजना। रिजल्ट, छोटा नेता और ऑफिसर्स पकड़े गए। बड़ी मछलियां हमेशा सेफ। और मीडिया की मिली भगती है। 1991 से लेकर 2006 तक प्रेस फ्रीडम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और वाइब्रेंट मीडिया। 2006 के बाद हमारे कारण गवर्नेंस बदला है, अब बचाना हमारा कर्तव्य है। नतीजा, मीडिया ने करप्शन के मुद्दों पर अपनी रोल छोड़ दी। भारत में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। संयोग से मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले। RSS चीफ मोहन भागवत का स्टेटमेंट, 75 साल पर रिटायर नहीं होंगे, 80 साल तक भी शाखा चलाएंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, नेपाल की सिचुएशन, GDP बढ़ा रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं बनी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी, 82% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। भारत में भी वैसे ही GDP के आंकड़ों की जमीनी हकीकत अलग है। मुरली मनोहर जोशी ने RSS को प्रेजेंटेशन दी, GDP पॉलिटिक्स सही नहीं है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। गोल्फ कोर्स की मिस्टीरियस डिप्लोमेसी, मोदी ट्रंप की दोस्ती का सीक्रेट फॉर्मूला। 5 सितंबर को ट्रंप ट्वीट करते हैं, लगता है हमने इंडिया और रशिया को चाइना के हाथों खो दिया है। कुछ घंटे बाद, मुझे नहीं लगता हमने इंडिया को खो दिया, मोदी और मेरी अच्छी बनती है। 10 सितंबर को, मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सवाल, 4 दिन में इतना बड़ा ड्रामेटिक यू टर्न कैसे? केपी नायर की न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार एक इंडियन शख्स ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर मिला। 10 मिनट तक मुलाकात हुई। ट्रंप ने अपने गेटकीपर से कहा, इसे रिकॉर्ड पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस शख्स ने ट्रंप को याद दिलाया
कि कैसे 2017 में इवांका हैदराबाद गई थी और मैं साथ था। 2020 में नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में 2.5 लाख की क्राउड आपकी जिंदगी की बड़ी घटनाओं में से एक। हाल ही में ट्रंप कंपनी ने पुणे में प्रोजेक्ट शुरू किया। मैंने आपके बेटे से मुलाकात की है। कॉर्पोरेट कनेक्शन और गोल्फ डिप्लोमेसी, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, रियल एस्टेट में काम, इंडिया में एक्सपेंशन प्लान्स, यूएस इंडिया गोल्फ चैंपियनशिप न्यू जर्सी में ट्रंप के गोल्फ क्लब में होने वाली थी। 21 अगस्त का प्लान था, कैंसिल हो गई। एक हफ्ता बाद मिस्टीरियस व्यक्ति गोल्फ कोर्स पर मिल गया। ऑर्गेनाइज चैंपियनशिप कैंसिल, प्राइवेट मुलाकात का इंतजाम। ट्रंप का दिल पिघल गया। सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ सहयोग था? कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की रोल क्या थी? फ्यूचर डील्स का क्या हाल है? ट्रंप अगले गोल्फ कोर्स पर बिजनेस डील्स करते हैं, सैंक्शंस अनाउंस करते हैं, पॉलिटिशियंस से मिलते हैं, सीज फायर की चर्चा करते हैं। गोल्फ ट्रंप का डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है, नेचुरल पार्टनर का कड़वा सच। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में मोदी ने कहा, इंडिया और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। रियलिटी चेक करते हैं, नेचुरल पार्टनर्स ऐसा ही करते हैं क्या? इंडियन स्टूडेंट्स को हैंडकफ्स लगाकर इंडिया भेजा, शर्मनाक दृश्य था। बाकी कंट्रियों ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया चुप रहा। स्टूडेंट वीजा के रूल्स और मुश्किल बनाना, H1B स्पॉन्सरशिप कम करना, आईटी सेक्टर पर 25% आउटसोर्सिंग का टैक्स का खतरा। ट्रंप 85 बार क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। मोदी जी को पॉलिटिकल नुकसान होता है, लेकिन ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। कोई नेचुरल पार्टनर या दोस्त ऐसा नहीं करता। SCO समिट में पाकिस्तान को एंटी टेरर चीफ, SCO मीटिंग का भव्य प्रचार हुआ। मोदी जी के हर एंगल से फोटो वायरल हुए। नतीजा, पाकिस्तान को SCO के रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की प्रेसिडेंसी मिल गई। पाकिस्तान की रिएक्शन, मेंबर कंट्रीज हम पर कितना भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का क्लेम, हम टेररिज्म के खिलाफ अग्रणी राष्ट्र हैं। मीडिया का दोहरा मापदंड, अगर यूपीए की सरकार होती, हेडलाइन चल रही होती, पीएम पद से इस्तीफा दें या SCO से अलग हो जाएं। लेकिन मोदी सरकार में पूरी खामोशी है। SCO के स्टेटमेंट में इंडिया के पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के ज़फर एक्सप्रेस अटैक की बराबर निंदा। सुहासिनी हैदर का मुद्दा, निहत्थे नागरिकों पर अटैक हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक, दोनों को बराबर कैसे माना जा सकता है? जेनजीज को क्या सीखना चाहिए? नेपाल के सबक, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पेशेंस रखना पड़ता है। हिंसा से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, एनार्की आती है। हाईजैक मूवमेंट्स का रिजल्ट डिक्टेटरशिप होता है। सत्ता की साइकोलॉजी, एज की पॉलिटिक्स हर जगह है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके भी पावर पकड़नी होती है। कॉर्पोरेट रिलेशंस, नेचुरल पार्टनरशिप के काम पर बिजनेस डील्स, मीडिया की मिलीभगत, असली मुद्दों को कवर नहीं करना होता है। हमें सवाल पूछने चाहिए, डेमोक्रेसी में एज लिमिट क्यों जरूरी है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस में प्राइवेट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की रोल क्या बनती है? मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट का PR करना या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना? फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस कैसे मापनी चाहिए? फोटो सेशन से या कॉन्क्रीट रिजल्ट से? बड़ी तस्वीर, सत्ता का आम पैटर्न। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन, मीडिया कंट्रोल, यूथ सप्रेशन और वायलेंट अपराइजिंग। इंडिया अमेरिका, प्राइवेट रिलेशंस, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, PR मैनेजमेंट और डिप्लोमेटिक सक्सेस। जेनजीज का रोल, नेपाल के युवाओं ने दिखाया कि ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन वायलेंस का रास्ता उल्टा असर डालने वाला है। डेमोक्रेटिक माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। जवाबदेही की जरूरत, नेताओं को पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस प्राइवेट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बड़ी है। मीडिया को रखवाला बनना होगा, पिल्ला नहीं। सिटीजन्स को इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन करनी होगी। जेनजी रिपोर्टर का वादा यह है कि दोस्तों, नेपाल से अमेरिका तक एक ही पैटर्न है, पावर सेंट्रलाइजेशन, मीडिया मैनिपुलेशन और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। हमारा मैसेज साफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल पवित्र डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट सुविधा के लिए बदलाव नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, गोल्फ कोर्स के सीक्रेट्स डील नहीं। मीडिया लिटरेसी बढ़ानी होगी, PR और जर्नलिज्म में फर्क समझना होगा। आपके काम, एज लिमिट्स का सपोर्ट करो, डेमोक्रेसी में नया खून जरूरी है, फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस करो, हेडलाइंस के अलावा ग्राउंड रियलिटी भी देखो, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस को ट्रैक करो, कौन सी पॉलिसी से किसका फायदा है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करो, लेकिन वायलेंस के रास्तों से बचो।
फाइनल मैसेज, सत्ता करप्ट है लेकिन इन्फॉर्म सिटीजन इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए क्या इंडिया में भी पॉलिटिकल एसोसिएशन की एज लिमिट होनी चाहिए और क्या गोल्फ डिप्लोमेसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नमस्कार, जेन ज़ी रिपोर्टर की तरफ से। सत्ता पर सवाल करते रहिए, जवाब मिलने तक।